सो डे 1 है। डे 0 में एक और प्री रिक्विजिट थी जो मैं बताना भूल गया। वो ये है कि बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता कि पढ़ाई करते कैसे है। तो सबसे पहला वीडियो तो देख ही लेना आप लोगों ने, हाउ टू स्टडी। उसके साथ साथ शायद ओवर द टाइम बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्टिविटी के वीडियोस आएंगे, वो सारे भी देख लेना, नोट कर लेना, दीवार पर चिपका देना। ठीक है, तो बेसिक्स ऑफ लाइट पे कंटिन्यू करते हैं अपन। तो क्या है चैप्टर में? तो सबसे पहले इतना पढ़ो। पढ़ लिया होगा। तो सिंपल सी चीज़ है, लाइट क्या होती है? लाइट क्या होती है? तो लाइट होती है एनर्जी, एनर्जी विच अनेबल अस टू सी। अनेबल अस टू सी। ओके, ये तो सिंपल सी डेफिनेशन है। अब ये हो गई इसकी कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। प्रॉप्स लिख दूँ? प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टी सिंपल होती है। सबसे पहली चीज़ तो लाइट जो होती है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, ये लिख लेना। ठीक है, ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन। एक्चुअली लिखना तो यहीं से आपको जो भी लिखना है। दूसरी चीज़ क्या होती है? दूसरी चीज़ ये होती है कि अनलाइक साउंड, इसको कोई मीडियम नहीं चाहिए होता ट्रैवल करने के लिए। अगर साउंड को वैक्यूम में प्रोड्यूस करो, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने यूट्यूब पे देखना एक एक्सपेरिमेंट जिसमें एक चैम्बर के अंदर अलार्म क्लॉक डाल देते हैं और उसके बाद में वैक्यूम बना देते हैं अंदर, तो कुछ भी सुनाई नहीं देता है। एग्जैक्टली यही पॉइंट है कि जो साउंड होती है उसको कोई मीडियम चाहिए होता है, बट लाइट को मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। तो प्रॉपर डेफिनेशन एक लाइट की ये होगी कि लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट अनेबल अस टू सी ऑब्जेक्ट्स। इट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन एंड डज नॉट नीड मीडियम टू प्रोपोगेट। ठीक है, उसकी फिर प्रॉपर्टीज़ में और जाते तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड होती है लाइट की वैक्यूम में। अब ये पॉइंट को भी मैं लिख देता हूँ। मूव्स इन स्ट्रेट लाइन, कैन बी रिफ्लेक्टेड एंड ऑब्जर्व। ओके, अब ये 3 नए वर्ड्स आए हमारे सामने। पहली चीज़ तो ये है कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब जिसको ये नोटेशन नहीं पता उसको बता दूँ, पर सेकेंड का मतलब होता है 1/s। ठीक है, s की पावर 1 है। जब इसको ऊपर ले जाते हैं तो s की पावर -1, इस टाइप से भी लिख सकते हैं। बहुत से बच्चों को पता नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं। तो इसकी स्पीड 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। क्या ये बहुत फास्ट है? तो हाँ, बहुत फास्ट है। साउंड की जो स्पीड होती है, साउंड की होती है अराउंड 343 किलोमीटर पर आवर। सॉरी मीटर पर सेकेंड। 343 मीटर पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में ये जो चीज़ है ये 343 किलोमीटर ट्रैवल कर सकती है। और ये 3 × 10⁸, मतलब मैं एक लिख के बता देता हूँ। ठीक है, तो ये है अपनी लाइट और ये है अपनी साउंड। तो आप सोचोगे ये साउंड कितनी स्लो है लाइट की कंपैरिजन में। और ये एक फिनोमिना नेचुरल होता है जिसमें जब बिजली कड़कती है, ठीक है, तो बिजली सबसे पहले हमको दिख जाती है और उसके बाद में उसकी साउंड आती है। क्यों? क्योंकि लाइट इतनी जल्दी ट्रैवल कर लेती है और साउंड को ट्रैवल करने में टाइम लगता है। अब इसको समझने का एक और बढ़िया तरीका है, वो ये है कि इस डाटा को इसके साथ हम कुछ करते हैं। मतलब क्या? मतलब मान लो एक क्वेश्चन मैं अभी अभी बनाता हूँ कि ये जंगल है, ये आपका घर है, ठीक है, और ये है जंगल, ठीक है, यहाँ पे पेड़ है, यहाँ पे कड़की बिजली, ठीक है, ठंडर।
अब ये बिजली कड़की और आपको इसकी आवाज़ आई 2 सेकंड के बाद में। दिख तो पहले ही गई, दिख तो एक झटके में जाएगी। तो डिस्टेंस कितना होगा ऑलमोस्ट? डिस्टेंस होगा 600 मीटर। बट एक्चुअली में इतना डिस्टेंस होता नहीं है। जब भी बिजली कड़कती है तो बिजली हमारे आसपास से मान लो 1 से 2 किलोमीटर दूर कड़कती है तो हमको आवाज़ आती है। 2 किलोमीटर मतलब 200 मीटर। 200 मीटर मतलब ऑलमोस्ट मान लो 400, इसको 400 मान लो, तो 5 सेकंड बाद आवाज़ आएगी। तो कुल मिला के हमको जब दिखती है लाइट बिजली कड़कते हुए, अगर वहाँ से हम टाइम काउंट करना स्टार्ट करें और जब उसकी साउंड आई वहाँ तक का हम अगर टाइम काउंट कर सके, जैसे मान लो बिजली कड़की हमको दिख गया, हमने स्टॉप वॉच चालू करी और जब साउंड आई तो हमने पॉज कर दिया और उसमें 5 सेकंड लिखा हो, तो मतलब अराउंड 2 किलोमीटर दूर से आवाज़ आई बिजली कड़कने की। यार ये इम्पोर्टेंट नहीं था, बट अच्छा एग्जाम्पल है ये। ओके, तो ये पढ़ लो। ठीक है, पढ़ लिया होगा। तो ये सिंपल सा एग्जांपल है। इंस्टेंटली हमको कुछ भी दिख जाता है पर सुनाई देने में समय लगता है। ख़त्म। अब इधर आ जाओ, देखो लाइट जो होती है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, तो हम एक सिंगल लाइट की रे, एक सिंगल जो होती है एंटिटी, उसको एक रे बोलते हैं। और जब मल्टीपल रेज आती है लाइट की तो उसको हम बोलते हैं बीम। और 3 टाइप की चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ये आपको बाद में समझ में आएगी। जब लाइट एक के बाद एक मतलब पैरेलली जा रही है तो उसको पैरेलल लाइन बोलेंगे। जब वो लगता है कि पास आ रही है, जैसे ये देखो पास आ रही है, तो इसको कन्वर्जिंग बोलते हैं। और अगर वो लाइट दूर जा रही है तो उसको डाइवर्जिंग बोलते हैं। ठीक है, ये आगे काम आएगा। फिर से मैं शेडो फॉर्मेशन का बता दूँ। शेडो फॉर्मेशन कब होती है? जब किसी ऑब्जेक्ट से लाइट पास नहीं हो पाती तो उतना ही रीजन उसका डार्क हो जाता है, तो इस टाइप से शेडो बन जाती है। ठीक है, अब रिफ्लेक्शन के भी 2 टाइप होते हैं, तो उसको पढ़ो। ठीक है, पढ़ लिया होगा। तो सिंपल सी चीज़ है यार। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? बाउंसिंग ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन का सिंपल डेफिनेशन है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। अब जब लाइट बाउंस होती है तो वो 2 टाइप से हो सकती है बाउंस। या तो परफेक्टली बाउंस हो जाएगी, जैसे ये जो डायग्राम है वो प्लेन मिरर का है, या तो ये लाइट परफेक्टली बाउंस हो जाएगी, जैसी आ रही है वैसे टकरा के वापस चले जाएगी। या तो अगर हमारी सरफेस आड़ी टेढ़ी है तो ये प्रॉपरली बाउंस नहीं हो पाती, जैसे ये वॉल है, दीवार है। इसीलिए जब इस टाइप का रिफ्लेक्शन होता है तो हम एग्जैक्टली हमारी इमेज देख पाते हैं। अगर मैं यहाँ खड़ा हो जाऊँ तो यहाँ पे इस टाइप की इमेज बनेगी मेरी, बट अगर मैं यहाँ खड़ा हो जाऊँ तो मेरी इमेज ही नहीं बनेगी। तो रेगुलर जो रिफ्लेक्शन होता है उसमें क्या होता है, स्मूथ और शाइनी सरफेस होती है हमारी, जैसे अपना आईना होता है, मिरर होता है। उसमें जब आती है लाइट तो प्रॉपरली वो टकरा के वापस चले जाती है और एक क्लियर इमेज बनती है। वहीं जब अपनी सरफेस आड़ी टेढ़ी होती है उसको डिफ्यूज्ड या इरेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ये तब होता है जब सरफेस जो होती है वो अनइवन होती है। ठीक है, आड़ी टेढ़ी, जैसे मैंने एग्जांपल डायग्राम से दिया।
ऐसी आड़ी टेढ़ी सरफेस हो तो लाइट भी आड़ी टेढ़ी जाएगी। तो कुल मिला के इसकी वजह से होता है कि एक क्लियर इमेज नहीं बनती। अब यही सोचो कि अगर ये प्लेन सरफेस होती तो हम दीवारों पे भी अपने आप को देख पाते। अगर आपने ऑब्ज़र्व किया हो कभी, तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो ग्लास होता है, हम ग्लास में भी अपना रिफ्लेक्शन देख पाते हैं, क्योंकि उसकी भी सरफेस बड़ी प्लेन होती है। हाँ, शाइनी नहीं होती है, क्योंकि ग्लास से लाइट आर पार चले जाती है। बट कोई कोई ग्लास ऐसे आते हैं जो रिफ्लेक्ट कर देते हैं, रिफ्लेक्टिंग ग्लासेस, तो तब हमको अपना रिफ्लेक्शन उनमें दिखता है। ओके, अब ये बहुत बढ़िया मैंने एक बात लिखी है, ये थोड़ी गहरी बात है, समझना। भले ही दीवार जो होती है हमारी, ये दीवार बना देता हूँ मैं, भले ही ये लाइट को रिफ्लेक्ट अच्छे से नहीं करती, बट इतना करती है कि हमारा पूरा रूम में उजाला हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर यहाँ बल्ब है, दीवार से लाइट टकराती है और अब्जॉर्व थोड़ी बहुत हो जाती है, बट बाकी सारी लाइट टकरा जाती है, और जो टकराती है उसी के कारण हम दीवार देख पाते हैं। मैंने ये लिखा है प्रॉपर इंग्लिश में कि इवन दो वॉल डू नॉट एक्ट एज अ मिरर, बट दे स्टिल रिफ्लेक्ट लाइट, अलाउिंग अस टू सी देम। उसको खुद को देखने के लिए हमको इवेंचुअली रिफ्लेक्शन चाहिए होता है। जब रिफ्लेक्शन नहीं होता है तब हम किसी चीज़ के आर पार देख सकते हैं। कोई भी चीज़ अगर ट्रांसपेरेंट होती है, ट्रांसपेरेंट चीज़ें वो होती है जिनके आर पार हम देख सकते हैं। तो मान लो कि ये चीज़ ट्रांसपेरेंट है, तो एक्चुअली में ये हमको ऐसे नहीं दिखेगी, हमको ये चीज़ ऐसे दिखेगी। हमको लगेगा ही नहीं कि कोई सी चीज़ एग्जिस्ट करती है अगर वो प्रॉपरली लाइट को पास कर देगी, बट ऐसा एक्चुअली में होता नहीं है। कहीं ना थोड़ी कमी होती है, इसके कारण से हमको कोई ना कोई चीज़ दिख जाती है। अब इसके बाद में बेसिकली मेरा फेवरेट पार्ट है ये छोटा सा फार्मूला। ये बहुत बढ़िया फार्मूला है, बहुत सिंपल फार्मूला है। तो अगला टॉपिक है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहले तो इसको पढ़ लो। ठीक है, पहला लॉ पढ़ लिया होगा, सिंपल है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बस ये इतना ही है, ज़्यादा इसमें कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये डायग्राम आपको अच्छे से बनाते आना चाहिए। सिंपल है, एक लाइन खींची, इधर डंडी बनानी थी, मैंने बनाई नहीं, इधर से लाइट आई, इधर से गई। अब बस इसमें तीन चीज़ें देखने लायक है। क्या है? ये लाइन, ये मिरर और ये लाइट, ये तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें, और उसकी लेबलिंग करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखो। अब इनकी इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बताता हूँ। नॉर्मल एक परपेंडिकुलर लाइन होती है जो इमेजिनरी होती है। जहाँ पे इंसिडेंट हुआ है लाइट, जहाँ पे टकराई है, वहाँ पे अगर हम परपेंडिकुलर खींचते हैं सरफेस से तो उसको नॉर्मल बोलते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल। ये इसको पॉज करके देख लेना, नोट कर लेना, ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। कुल मिला के दो लॉ होते हैं। एक तो ये होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर है। दूसरा लॉ होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक ही प्लेन में होते हैं। अब इसका एग्जांपल मैं देता हूँ एक बढ़िया से डेमोन्स्ट्रेशन से। एक्चुअली एक टॉपिक और हो जाएगा, उसके बाद हम देखते हैं। कुल मिला के मैं ये बोल रहा था कि मेरे पास एक डेमोन्स्ट्रेशन था जो कि आपको बताता कि इस लाइन का मतलब क्या है, बट अब मैं सोच रहा हूँ कि इस लाइन को जानना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। कुल मिला के मैं बेसिकली सिंपल बता दूँ कि एक प्लेन क्या होता है। प्लेन मतलब मान लो एक पेपर है, ठीक है, मैं अच्छे से बताता हूँ। तो थर्ड वाला पॉइंट क्या था कि एंगल ऑफ इंसिडेंट मान लो ये है, ये नॉर्मल है, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, और ये अपनी सरफेस है। तो ये जो तीन लाइन है, ये वाली और ये वाली, ये एक ही प्लेन के अंदर है। मतलब अगर हम एक पेपर लेते हैं तो पेपर के ऊपर हम तीनों के तीनों लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। ये समझाने के लिए चलो दिखाई देता हूँ मैं।
एक्चुअली ये मोबाइल के लिए है नहीं, कंप्यूटर में अच्छा चलता है, बाकी अभी फ़िलहाल इसमें देख लो। ठीक है, तो ये देखो 3 रेज़ है। ठीक है, ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल, और ये रिफ्लेक्टेड रे। तो ये तीनों एक ही प्लेन में, इसका मतलब कि अगर पेपर रखोगे तो ये पेपर के अंदर आएगी। अब ये देखो घुमाता हूँ मैं। ठीक है, ये देखो, ये इंसिडेंट है, ये नॉर्मल है, और ये रिफ्लेक्टेड है। इनके बीच का एंगल सेम है। ये आउट ऑफ प्लेन वाली है। अब समझ में आ रहा होगा कि क्यों बोलता है कि ये चीज़ें एक ही प्लेन में है, क्योंकि अगर ऐसा लाइन बन रखोगे तो एक पेपर में आ जाएगी। बस यही कहना चाहता थर्ड वाला लॉ। अब जो प्लेन मिरर होता है उसमें इमेज कैसे बनती है, तो सिंपल है, इतना पढ़ लो। तो प्लेन मिरर के जब भी इमेज बनती है तो उसके पीछे बनती है, मिरर डायमेंशन में बनती है, उसको वर्चुअल इमेज बोलते हैं। इमेज जो होती है वो एज इट इज़ सीधी की सीधी बनती है, सेम साइज़ की बनती है। जितना ये ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही बड़ी इमेज होगी। बट ये लेटरली इन्वर्टेड बनती है। लेटरली इन्वर्टेड मतलब क्या, मतलब कि उल्टी हो जाती है, फ्लिप हो जाती है। जैसे इस टाइप का हमारा ऑब्जेक्ट है तो ऐसी इमेज बन जाएगी। जैसे अपना सीधा हाथ उठाओ तो सामने दिखेगा कि वो उल्टा हाथ उठा रहा है, या एम्बुलेंस उल्टा क्यों लिखा रहता है। ये सारी की सारी चीज़ें हैं। ठीक है, इसी चीज़ को लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं। तो अगर आप प्रैक्टिकल करना है तो अपने मोबाइल की स्क्रीन जो है, इतना जो पार्ट है उसको मिरर के सामने रख के देखो, और मिरर पे रिफ्लेक्शन को पढ़ने की कोशिश करो तो आप पढ़ लोगे। ठीक है, ट्राई कर लिया होगा। अब रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में अंतर क्या होता है। रियल इमेज वो इमेज होती है जो किसी स्क्रीन पे हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये आगे हमको समझ, तो आगे देखेंगे इस सब चीज़ों को। बट कुल मिला के डेफिनेशन बढ़िया लिखी है मैंने। कुल मिला के मिरर के वर्ल्ड में जब भी मिरर के सामने कुछ भी इमेज बन रही हो तो उसको रियल बोलेंगे, और मिरर के पीछे वाली चीज़ को वर्चुअल बोलेंगे। इतना पढ़ लो, पढ़ लिया होगा। तो बस एंड हो जाता है हमारा चैप्टर यहाँ पे। हम अलग अलग प्रोजेक्ट इसके बाद में बनाएंगे, कुछ अलग अलग प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके, जिनको हम वहीं पर डिस्कस करेंगे। बेसिकली एक प्रीव्यू दिखाई देता हूँ मैं। ठीक है, ये देखो, फिर से बनाने की कोशिश करता हूँ मैं। ये हम इवेंचुअली अगले लेक्चर में बना लेंगे, बहुत सिंपल है। ठीक है, एक हार्ट यहाँ बना दिया, खुद का नाम लिख के देखते हैं। ठीक है, तो मैं जो भी ब्लू कलर से बन रहा है वो मेरा ऑब्जेक्ट की पोजीशन है। ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है जो ब्लू में मैं बना रहा हूँ, और जो रेड है वो मेरी इमेज है, और बीच की जो लाइन आ रही है ये अपना मिरर है। इवेंचुअली मिरर मेरे को पूरा लंबा बनाना था, बट कोई दिक्कत नहीं, छोटा सा ही बनाया है। सो ये तो अगले लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए तो इतना ही था। मेरे हिसाब से सब अच्छे से पढ़ लिया होगा, मैंने प्रॉपरली पॉज कर दिया था। हमने आज बेसिक्स देखा लाइट का, जिसमें अपन ने स्पीड देखी इंपॉर्टेंट जो थी। मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें हाईलाइट कर देता हूँ। एक तो डेफिनेशन है उसकी लाइट की, एक स्पीड है लाइट की, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, फिर हमने कुछ एग्जांपल्स देखे। ये तीन चीज़ें हम आगे देखेंगे क्या होता है। शैडो फॉर्मेशन देखा हमने,
फिर उसके बाद देखा कि लाइट रेगुलर सरफेस से ऐसी रिफ्लेक्ट होती है, इरेगुलर से इस टाइप से रिफ्लेक्ट होती है। फिर हमने देखा कि ये लॉस क्या क्या होते हैं। इसके बाद में हमने एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन देखा। फिर मेन जो इम्पोर्टेंट टर्म्स होती है उनको स्टडी किया। एट द एंड हमने देखा कि वर्चुअल इमेज और रियल इमेज क्या होती है, और वर्चुअल वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड क्या होता है। हमने एम्बुलेंस का एग्जांपल भी देखा, लेटरल इन्वर्जन भी देखा। एट द एंड मैंने आपको थोड़ा सा प्रीव्यू दिखाया कोड का, और यही था। अब एक चीज़ और मैं कंप्लीट कर दूं, ठीक है। तो आपने एक डे लेक्चर देख लिया है। सबसे पहले तो हाउ टू स्टडी देखना था, ये देख लिया है। उसके बाद डे लेक्चर देख लिया है। अब आप कोड लेक्चर देखोगे, और इवेंचुअली इसके बाद में आपके पास एक प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा। मेरा तो यही पर्पस था कि आपका प्रोजेक्ट रेडी हो जाए, बट बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, 10th बोर्ड के लिए आपको ये काम नहीं आएगा, ये तो लाइफ के लिए काम आएगा। बोर्ड के लिए आपको काम आएगा PYQ, NCERT के क्वेश्चंस। तो जो जो फॉर्मूले हैं ये सब चीज़ें मैं कवर करवाऊँगा, बट ये हो गए, एक डे सेक्शन था, एक कोड सेक्शन था, और एक प्रॉब्लम सेक्शन आएगा। इस चीज़ पे मैं सबसे लास्ट में फोकस करूँगा, क्योंकि मेरा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मैं सबसे पहले डे कवर कर लूँ, डे और कोड स्पेसिफिकली, ठीक है। तो मेरा यही फोकस रहेगा कि आप इनको भी ध्यान देना, क्योंकि कोडिंग में एक बार घुसोगे तो मज़ा आ जाएगा, और मज़ा आएगा तो फिर कभी छोड़ोगे नहीं। ओके, तुम जाओ, एंजॉय करो, कोड करो, अगला लेक्चर देखो, मज़ा करो।